नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ क्राइम गाथा चैनल में। आज हम आपके साथ एक और डरावनी घटना पर ध्यान देने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हुआ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वाकया उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से शुरू होता है। शिवरत्नगंज थाने के अधीन अहोरवा भवानी नाम का एक क्षेत्र है। चौक के नज़दीक अवस्थी निवास नाम की एक प्रॉपर्टी है। यह जगह काफ़ी हलचल भरी है। यहाँ एक बाजार है और यह इलाका हमेशा भीड़ से भरा रहता है। अवस्थी निवास के सामने की ओर दुकानें हैं और पीछे एक घर है जिसे मालिक संभालता है। यह घटना अक्टूबर 2024 के पहले दिनों की है। अब दुर्गा पूजा का त्योहार आने वाला था। यह उत्सव या महापर्व 9 दिनों तक मां दुर्गा के लिए होता है। इस अवस्थी निवास के एक ओर मां अहोरवा भवानी मंदिर है, जहां यह महापर्व जोश के साथ मनाया जाता है। अवस्थी निवास के दूसरी तरफ एक चौक है, जहां मां दुर्गा का पंडाल बनाया जाता है। यह महापर्व 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला था और यह वाकया भी 3 अक्टूबर 2024 का है। यह शाम का समय था। हर तरफ भीड़ थी। बाजार सजा हुआ था। दोनों मंदिरों और पंडालों में भजन कीर्तन, पूजा और पाठ हो रहा था। लोग आते जाते थे। पूरे इलाके में चहल पहल थी। इस अवस्थी निवास में एक दवा की दुकान थी, जिसे राम मनोहर यादव नाम का व्यक्ति चलाता था। उसने शाम करीब 7 बजे कुछ आवाजें सुनी। पहले उसे लगा कि त्योहार की वजह से पटाखे चल रहे होंगे, लेकिन यह आवाज पटाखों से अधिक तेज थी। राम मनोहर को शक हुआ कि यह गोलियों की ध्वनि नहीं है। पहली बार जब यह आवाज आई तो राम मनोहर ने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन दूसरी बार जब फिर से आवाज आई तो इस बार लगातार 5 बार आवाज गूंजी। इससे राम मनोहर यादव को यकीन हुआ कि यह गोलियों की आवाज है। आसपास बहुत शोर था, इसलिए लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन राम मनोहर को यह अटपटा लगा। यह ध्वनि भी उसकी दुकान के पीछे से आ रही थी, जहां एक घर था। दूसरी बार आवाज सुनने के बाद उसे पक्का पता चल गया कि यह गोलियों की आवाज है। गुंडे घर में नहीं घुसे थे। उसकी दुकान के पास एक गली थी, जहां लोहे का फाटक था, लेकिन अंदर कौन गया, उसने इस पर गौर नहीं किया। अंदर और बाहर आने जाने का यही एक दरवाजा था। गोलियों की आवाज सुनते ही राम मनोहर यादव फौरन मां दुर्गा पंडाल की ओर दौड़ा। यह पंडाल करीब 100 मीटर दूर था। वहां जाने की वजह यह थी कि वहां कई पुलिस वाले मौजूद थे। राम मनोहर ने सोचा कि अकेले अंदर जाने से बेहतर है कि पुलिस को साथ ले जाए। यह सब कुछ ही पलों में हो रहा था। वह जल्दी से पंडाल की ओर दौड़ा और पुलिस को बताया कि उसकी दुकान के पीछे एक घर है। वहां से उसे कई गोलियों की आवाज सुनाई दी। चलो चलकर देखते हैं। अब साफ है कि पुलिस के पास और भी लोग होंगे। उन्होंने भी यह बातें सुनी। अब राम मनोहर और पुलिस के साथ कई और लोग अवस्थी निवास की तरफ दौड़े। घर के अंदर जाने वाली गली का दरवाजा बहुत भीड़ वाला था। उसे खोलकर सभी अंदर गए। उस जगह पर ज्यादा उजाला नहीं था, लेकिन बल्ब जल रहे थे। बिजली थी। वहां सिर्फ एक छोटा सा घर था, 2 कमरों का मकान और सामने एक बड़ा सा आंगन था। यहां पहुंचते ही और सामने का मंजर देखते ही पुलिस वाले और लोग सन्न रह गए। आंगन में एक सीढ़ी थी। वहां एक पानी का टैंक और एक हैंडपंप था। उसके पास एक आदमी की खून से लथपथ लाश थी। उसके पास ही एक औरत की लाश भी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर 2 बच्चों की लाशें भी पड़ी थीं। यानी इस घर के आंगन में 4 लाशें थीं। सभी पर गोलियों के निशान थे। मौके पर गोलियां भी बिखरी मिलीं। उनमें जो औरत थी, लोगों ने देखा कि उसकी सांसें हल्की चल रही थीं। अब पुलिस ने देर न करते हुए चारों लोगों को सीएचसी अस्पताल भेजा। राम मनोहर ने जब गोलियों की आवाज सुनी और पुलिस वहां पहुंची, तो ज्यादा देर नहीं हुई। लेकिन वहां अस्पताल में डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। अब उनका पोस्टमार्टम होना था। इधर पास के दुकानदार और इस घर के मालिक मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे। इन लाशों में मौजूद व्यक्ति का नाम सुनील कुमार था। वह सरकारी शिक्षक थे। उनकी नौकरी रायबरेली जिले के सिंह ब्लॉक के पुनौरा गांव के प्राथमिक स्कूल में थी। वह सहायक शिक्षक के तौर पर काम करते थे। उनकी पत्नी का नाम पूनम भारतीय था और उनकी 2 बेटियां 5 साल और 1.5 साल की थीं, और इन चारों की हत्या कर दी गई। यह घटना उसी दिन से सोशल मीडिया पर फैलने लगी। न्यूज़ चैनल के लोग फौरन वहां पहुंच गए।
पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर आ गए। जब सुनील और पूनम के रिश्तेदारों ने इस घटना की खबर सुनी तो वे हैरान रह गए। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। सुनील का घर रायबरेली जिले के सुदामापुर गांव में था और पूनम का घर इस जिले के भदोखर थाना इलाके में था। दोनों की शादी 2019 के आसपास हुई थी। खबर मिलते ही जिले के एसपी कई थानों की पुलिस लेकर मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम, निगरानी टीम, डॉग स्क्वाड सबको बुलाया गया। अब यहां घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया। इस मामले की जांच के लिए एसटीएफ की टीम भी लखनऊ से निकल पड़ी। इस मामले की जांच के लिए स्थानीय खुफिया इकाई और एसआई की टीम भी पहुंच गई। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही थी और यह मामला सियासी रंग ले रहा था। सत्ता के हलकों में बातें होने लगीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई लोग ट्वीट करने लगे, ऐसे भीड़ भरे इलाके में गुंडे कैसे घुसकर 4 लोगों को मार सकते हैं? वे गोलियों से धोखा नहीं दे सकते, जबकि पुलिस सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी। फिर भी उन गुंडों को पुलिस का डर क्यों नहीं लगा? अब जांच टीम को मौके से 9 गोलियां मिलीं। एक जिंदा कारतूस भी मिला। इसके अलावा एक पिस्तौल की खाली मैगजीन भी बरामद हुई। सामने बाजार था। गुंडे लोगों की भीड़ में से यहां आए होंगे। घटना के बाद जब लोगों को पता चला कि गोली चली है, तो वे गुंडे वहां से कैसे भाग गए होंगे? किसी ने उन्हें सामने से जाते भी नहीं देखा था, क्योंकि पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। लोगों का जमावड़ा था। आने का यही रास्ता हो सकता है, लेकिन यह पता नहीं कि किस रास्ते से गए। सामने एक दीवार थी। वहां एक ढांचा था, शायद यह टॉयलेट था। इसकी एक और छत थी। वैसे इस इलाके में कई घर आपस में जुड़े हुए हैं, कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वे गुंडे इस टॉयलेट के जरिए छत पर चढ़े होंगे और फिर दूसरी छतों पर कूदकर भाग गए। इस मामले की जांच के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गईं। करीब 4 से 5 टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। एक टीम ने इस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की ताकि गुंडों की पहचान हो सके। यह भी पता नहीं चल पाया कि यह वारदात एक शख्स ने की या कई लोग थे। पुलिस को जब गोली के खोखे और मैगजीन मिले तो लगा कि एक ही पिस्तौल से गोलियां चली होंगी। इसका मतलब है कि एक ही शख्स ने सबको मारा होगा। लेकिन उसके साथ और कितने लोग थे? पास के लोगों के हिसाब से सुनील एक सादा आदमी था। अभी 3 महीने पहले ही वह यहां आया था और अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रह रहा था। वह एक आम सरकारी शिक्षक था। अब उसकी किसी से क्या रंजिश हो सकती थी? घटनास्थल के तहस-नहस हिस्से की भी जांच हुई। वहां कई चीजें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन कोई कीमती सामान गायब नहीं मिला। जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त पूनम ने कुछ आभूषण पहने थे, मंगलसूत्र और कानों की बालियां वगैरह। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तब भी उसने आभूषण पहने थे। कुछ भी गायब नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि लूटपाट नहीं हुई थी। इसके अलावा घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला। अगर ऐसा होता, तो बाहर दुकानों पर मौजूद दुकानदारों को पता चल जाता। घर में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुई थी। बाहर किसी दुकानदार को झगड़े की आवाज नहीं सुनाई दी। सिर्फ गोलियों की आवाज आई थी। पुलिस को भी लगने लगा था कि इन हत्याओं के पीछे कोई है जरूर। सुनील की किसी से दुश्मनी रही होगी जरूर। पूनम का किसी से विवाद हुआ होगा। अगर ऐसा था, तो 2 बच्चों को क्यों मारा गया? किससे विवाद हुआ होगा? तफ्तीश के लिए पुलिस की टीम सुनील और पूनम के घर भेजी गई। पुलिस ने जब सुनील के पिता से बात की, तो उनके पिता उनके सवालों से समझ गए कि उनके बेटे के साथ कुछ तो बुरा हुआ होगा। उनके सोचने के पीछे एक चौंकाने वाली वजह थी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सुनील के बारे में बात कर लेते हैं। उनके एक बड़े भाई थे, जो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते थे। उनके पिता राम गोपाल ने मजदूरी करके अपने दोनों बेटों को पढ़ाया था। उनके बड़े भाई भी मेहनत मजदूरी करते थे। 2018 के आसपास यूपी पुलिस में सिपाही की वैकेंसी आई थी, जिसमें सुनील ने हिस्सा लिया था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका चयन हो गया। अब वह पुलिस में सिपाही बन गया। पुलिस की नौकरी बहुत मेहनत मांगती है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। खासकर सिपाही की ड्यूटी करने वालों के लिए शारीरिक तौर पर ज्यादा मुश्किल होती है। कहीं कुछ हो जाए, मारपीट हो जाए, तो सबसे पहले सिपाही को भेजा जाता है।
यह काम वही लोग कर सकते हैं जो इनसे निपट सकें। सादे लोगों के लिए यह कठिन हो सकता है। इधर सुनील भी सादा इंसान था। कुछ महीने नौकरी करने के बाद उसे एहसास हो गया कि पुलिस की नौकरी उसके लिए नहीं है। सिपाही की नौकरी मिलने के बाद उसकी शादी भदोखर की पूनम से हो गई। 2019 के आसपास सुनील का पुलिस की नौकरी में मन बिल्कुल नहीं लगा। बाद में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक की वैकेंसी आई। सुनील ने इसके लिए आवेदन किया। यहां भी उसका चयन हो गया। अब उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और दिसंबर 2020 में बेसिक शिक्षा विभाग में शामिल हो गया। फिर 12 मार्च 2021 को उसने प्राथमिक विद्यालय पीएम श्री स्कूल में ज्वाइन किया। यहां पोस्टिंग मिलते ही उसने इंदिरा नगर के मटिया गांव में किराए का मकान ले लिया। स्कूल वहां से थोड़ा दूर था, लेकिन सुनील के पास अपनी बाइक थी जिससे वह आता जाता था। पहले वह वहां अकेले रहता था, लेकिन बाद में उसने अपनी पत्नी और बेटी को भी वहां बुला लिया। उस वक्त उनकी छोटी बेटी नहीं थी। सुनील के पिता के अनुसार कुछ महीने पहले उनके बेटे और बहू को गुंडों ने घेर लिया था, जिन्हें गांव वालों ने भगा दिया था। पूनम के भाई और अन्य रिश्तेदारों से पता चला कि सुनील और पूनम ने रायबरेली नगर कोतवाली में एक शख्स के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और जाति सूचक गालियां देने का केस दर्ज किया था। पूनम के भाई ने बताया कि 18 अगस्त 2024 को उसकी बहन पूनम और जीजा सुनील अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जा रहे थे। तभी रास्ते में चंदन वर्मा नाम का शख्स आ गया। चंदन उसी गांव में रहता था जहां उसकी बहन और जीजा किराए पर रहते थे। वह वहां पड़ोसी था। चंदन भी वहीं रहता था। अस्पताल जाते वक्त उसने बहन से छेड़खानी की कोशिश की। सुनील ने इसका विरोध किया तो उसने मारपीट की। चंदन ने बहन से छेड़खानी की और जाति सूचक गालियां दी। जब गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए तो चंदन भाग गया। इस घटना से उसकी बहन बहुत परेशान हुई। उसने तुरंत अपने भाई को फोन करके घटना बताई। उसका भाई भी फौरन वहां पहुंच गया। उसी दिन सुनील और पूनम ने मिलकर रायबरेली कोतवाली में चंदन वर्मा के खिलाफ एफआईआर लिखवाई। उन्होंने यह भी कहा कि वह शख्स उन्हें पहले भी धमकी दे चुका है। अगर भविष्य में इस परिवार को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। उसके भाई के मुताबिक उसकी बहन और जीजा पहले भी चंदन वर्मा के खिलाफ 2 बार पुलिस को खत लिख चुके थे। पहली बार गदागंज थाने में, लेकिन वहां की पुलिस ने इसे सीरियसली नहीं लिया। दूसरी बार भदोखर थाने में, लेकिन वहां की पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 18 अगस्त को छेड़खानी और मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। पहले तो पुलिस ने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सुनील गुस्सा हुआ और बोला कि मैं भी पुलिस में रहा हूं, तब पुलिस ने एफआईआर लिखी। इसके बाद अगले दिन चंदन को पकड़ लिया गया, लेकिन वह जमानत पर छूट गया। अमेठी पुलिस को जब पता चला कि मृतका ने रायबरेली थाने में एफआईआर लिखवाई है, तो वहां की पुलिस से संपर्क करके एफआईआर की पूरी डिटेल ली गई। तब पता चला कि वहां की पुलिस ने मामले को लेकर 23 सितंबर को रायबरेली सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब इस एफआईआर की वजह से पुलिस के सामने एक नाम आया, चंदन वर्मा। क्या वह इन सभी हत्याओं का जिम्मेदार है? लेकिन इस शख्स ने उस परिवार को क्यों मारा? अब अमेठी पुलिस चंदन वर्मा के घर पहुंची। आखिर यह शख्स कौन है? तब पता चला कि वह टेक्नीशियन था। वह विभिन्न अस्पतालों में काम करता था। वह मूल रूप से रायबरेली के तेलियाकोट का रहने वाला था। उसका भाई, माता पिता सब यहीं रहते थे, लेकिन वह काम के लिए मटिहानी और पूनम के साथ रहता था। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो चंदन के भाई ने कहा कि वह यहां नहीं है, वह कल से घर नहीं आया है। आपको पता होना चाहिए कि यह सब बातें 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच चल रही थीं। इसमें चंदन शक के दायरे में आया था। उसके भाई ने कहा कि चंदन घर पर नहीं है। पुलिस ने जब अमेठी की घटना का जिक्र किया तो उसके भाई ने भी कहा कि इसमें चंदन का हाथ हो सकता है, क्योंकि वह उस परिवार के पीछे पड़ा था। पूनम की मां ने कहा कि चंदन ने पूनम के पिता और भाई को भी धमकी दी थी कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। पूनम के भाई के अनुसार चंदन वर्मा पूनम को चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे था। अब सुनील का परिवार, पूनम का परिवार और चंदन का परिवार
तीनों को चंदन पर शक था। पुलिस ने 12 सितंबर को यह मैसेज देखा। इसमें लिखा था कि 5 लोग मरने वाले हैं, जल्द दिखाऊंगा। इस बायो के हिसाब से 4 लोग मारे गए। अब पांचवां कौन था? पूनम के भाई के मुताबिक वह पांचवां इसलिए था क्योंकि वह अपनी बहन से हमेशा बात करता था, जिससे उसे चंदन के बारे में सब पता था। उसे सब मालूम था। चंदन फरार था, इसलिए पूनम का भाई भी खतरे में था। पुलिस ने चंदन वर्मा के बाकी सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किए। पोस्टमार्टम से पता चला कि सुनील को 3 गोलियां लगी थीं और उनमें से एक उसके शरीर में मिली, बाकी 2 गायब थीं। पूनम को 2 गोलियां लगी थीं, जो उसके शरीर में मिली। बाकी 2 लड़कियों को एक एक गोली लगी थी, जो पार हो गई थी। पुलिस को 9 गोलियां और एक जिंदा गोली मिली। पता चला कि परिवार को 7 गोलियां लगी थीं और बाकी 2 गायब थीं। पुलिस ने जब चंदन वर्मा की कॉल डिटेल और लोकेशन चेक की, तो पता चला कि चंदन ने एक ऐसे शख्स से बात की थी जिसकी लोकेशन भी सुनील के घर के आसपास थी। ये दीपक कौन था? दीपक सोनी मोबाइल की दुकान चलाता था, जो चंदन से सिर्फ 50 मीटर दूर थी। चंदन वर्मा अपनी बुलेट बाइक से इस दुकान पर आया था। उसने अपनी बाइक दुकान के पास रोकी और कहा कि वह मंदिर जा रहा है, लेकिन वह वहां नहीं गया और कहीं और चला गया। थोड़ी देर बाद वह जल्दी से वापस आया और अपनी बाइक लेकर निकल गया। उस वक्त दीपक मंदिर में आरती के लिए गया था। दीपक के पिता दुकान पर थे और उन्होंने यह सब देखा। उन्होंने पुलिस को भी बताया। चंदन ने दीपक को फोन करके थोड़ी देर बात की। उसने फोन पर कहा कि वह अहोरवा भवानी आया हुआ है और दीपक उससे मिलने गया था। इसके बाद चंदन अहोरवा भवानी पहुंचकर वहीं रुक गया। चंदन वर्मा दीपक का दूर का रिश्तेदार भी था। हालांकि वह कभी यहां नहीं आया था, लेकिन जब 3 अक्टूबर की शाम हुई तो दीपक और उसके परिवार वाले हैरत में पड़ गए। फिर वह जल्दी से चला गया। अब पुलिस का शक पोस्टल चंदन वर्मा पर पूरी तरह पक्का हो गया था। पूरे प्रदेश में उसे खोजने की मुहिम शुरू हो गई। एसटीएफ भी जुट गई। हर टोल प्लाजा पर नजर रखी जा रही थी। सभी बॉर्डर पर पुलिस मौजूद थी ताकि वह राज्य से न भाग सके। 4 अक्टूबर की शाम नोएडा एसटीएफ ने जावर टोल प्लाजा के पास से चंदन वर्मा को पकड़ लिया। वह दिल्ली भागने की कोशिश में था। पूछताछ में उसने सारी कहानी बता दी। करीब 1.5 साल पहले उसकी मुलाकात पूनम से हुई थी। उस वक्त पूनम और उसका पति सुनील मटिया में रहते थे। इससे पहले पड़ोसी होने की वजह से दोनों में सामान्य पहचान थी। धीरे धीरे बातचीत और पहचान बढ़ी। पड़ोसियों में भरोसा इतना बढ़ गया कि जब सुनील ने जमीन ली तो उसने पूनम को अपना नॉमिनी बनाया। जमीन की रजिस्ट्री में चंदन ने गवाही भी दी थी। सुनील उस वक्त स्कूल में था और पूनम अपनी बेटी के साथ घर पर रहती थी। इसी दौरान चंदन उसके घर आने जाने लगा। धीरे धीरे बातें बढ़ीं और दोनों में मोहब्बत हो गई। इसी बीच पूनम की दूसरी बेटी समीक्षा का जन्म हुआ। घटना के वक्त वह 1.5 साल की थी। चंदन के मुताबिक वह पूनम के साथ रिश्ते में था। ऐसा लगता था कि बेटी के जन्म के बाद उसकी करीबी और बढ़ गई थी। पूनम का भाई इस रिश्ते से इनकार करता था। उसका कहना था कि चंदन उसके पीछे पड़ा था, लेकिन चंदन और पूनम के सोशल मीडिया अकाउंट्स की चैट उनके रिश्ते की पुष्टि कर रही थी। चंदन चाहता था कि पूनम अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहे। जब सुनील को इस रिश्ते का पता चला तो उसने इसका विरोध किया। उसने अपनी पत्नी को समझाया। पत्नी समझ गई और उसने पूनम को रोक लिया, लेकिन चंदन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह पूनम से जुदा नहीं रह सकता था। इसके बाद वह उसे डराने लगा। पुलिस को सुनील के किराए के घर में एक डायरी मिली। इसमें चंदन ने पूनम के लिए 3 पन्नों का लव लेटर लिखा था। इसमें उसने अपनी मोहब्बत का जिक्र किया था। उसने पूनम को मनाने की कोशिशों और अपने दर्द का बयान किया था। उसने यह भी लिखा था कि उसका परिवार उसे पूनम से दूर करने की कोशिश कर रहा है। 18 अगस्त को चंदन ने पूनम और सुनील को तंग किया था। इसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पूनम के मना करने के बावजूद चंदन उसे भद्दे फोटो भेजता था और उसके बारे में गलत बातें कहने की कोशिश करता था। जब पूनम ने चंदन को ब्लॉक किया और उसका नंबर हटा दिया, तो चंदन ने जबरन उसका फोन लिया और अपना नंबर डाल दिया और उस पर गलत बातें करने का दबाव डाला। ये बात पूनम के भाई ने बताई।
पूनम ने चंदन को थप्पड़ भी जड़ा था। रक्षाबंधन के दिन भी वह यह बात नहीं समझ पा रहा था। उसके दिमाग में जो भी आ रहा था, वह पूनम को हासिल करने के लिए कुछ भी कर रहा था। एफआईआर दर्ज होने के बाद चंदन घबराने लगा था। उसने लोगों से सुलह की गुहार लगाई, लेकिन कोई इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था। बाद में पूनम और चंदन ने मखदूमपुर थाने में सुलह कर ली। पुलिस ने सुलह करवा दी। जब ऐसा हुआ तो पुलिस ने कहा कि अगर सुलह की जगह कार्रवाई हुई होती तो आज यह परिवार जिंदा होता, चंदन जेल में होता। एफआईआर के बाद चंदन पूनम और उसके परिवार से नफरत करने लगा। उसे गुस्सा आने लगा। उसे घमंड हो गया कि वह एफआईआर को कैसे रद्द कर सकता है। अब उसे बदला लेना था। एफआईआर के बाद चंदन और सुनील अपने परिवार को लेकर अमेठी के अहोरवा भवानी चले गए और अवस्थी निवास में किराए पर रहने लगे। चंदन को इस जगह का पता नहीं था। चंदन के बयान के मुताबिक 18 अगस्त को पूनम से दूर रहने के लिए एफआईआर दर्ज होने के बाद उसने जान देने की कोशिश की। एक बार वह इंदिरा नगर में कूद पड़ा, जहां लोगों ने उसे बचा लिया। दूसरी बार उसने जहर खाया, लेकिन वह बच गया। 3 अक्टूबर को वह घर आया और परिवार को मार डाला। इसके बाद उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन गोली चूक गई। दूसरी बार भी वह भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर उसे जिंदा कारतूस मिल गया। एक और गोली चूक गई, जो परिवार की हत्या के दौरान चली थी। चंदन ने बदला लेने का इरादा कर लिया था। 12 सितंबर को उसने अपने व्हाट्सएप बायो बदला और लिखा। सुनील के परिवार से 4 लोग थे, जिसमें सुनील, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। पांचवां खुद चंदन था। 20 दिसंबर को उसने 35,000 में मुंगेर में बनी एक पिस्तौल और 10 गोलियां खरीदी। चंदन को नए किराए के घर का तो पता नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि सुनील कहाँ पढ़ाता था। 20 सितंबर के बाद उसने सुनील का स्कूल से पीछा करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते उसे अहोरवा भवानी के घर का पता चल गया। अब चंदन कई दिनों तक यहां रहा। फिर 3 अक्टूबर को उसने हत्या का दिन चुना, क्योंकि उस दिन इलाके में मेला था। शोर था और गोलियों की आवाज से हड़कंप मच जाता। वह आसानी से भाग जाता। वह अपनी बुलेट बाइक से यहां आया था। मंदिर जाने के बहाने उसने दीपक की दुकान पर बाइक खड़ी की। इसके बाद वह सुनील पूनम के घर गया। पूनम ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाया। यहां आते ही चंदन ने मारपीट शुरू कर दी। फिर उसने पिस्तौल निकाली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। पूनम के सामने ही उसने उसके पति और 2 बच्चों को मार डाला। आखिर में उसने पूनम को भी मार दिया। यही वजह थी कि जब लोग वहां पहुंचे तो पूनम की सांसें चल रही थीं। सुनील को मारने के बाद उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन गोली मिस हो गई। इसके बाद वह सीढ़ियों से छत पर गया और दूसरे घर से कूदकर दीपक की दुकान पर पहुंचा। फिर बाइक लेकर भाग निकला। रास्ते में सुनसान जगह पर बंदूक और बाइक छोड़कर भाग गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से प्रयागराज गया, फिर दिल्ली जा रहा था। बाद में नोएडा के जावरटोल प्लाजा के पास उसे पकड़ लिया गया। 4 अक्टूबर की शाम तक उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 5 अक्टूबर की सुबह मोहनगंज शिवरतनगंज पुलिस बाइक और पिस्तौल लेने गई। चंदन को भी साथ ले गई। पुलिस की बाइक और पिस्तौल चेक करते वक्त चंदन ने एक सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और चंदन के दाहिने पैर में गोली मारी। मामला काबू में आने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। 7 अक्टूबर को लालगंज पुलिस ने मुंगेर से 5 पिस्तौल बरामद की। अन्नो डीजे नाम का अपराधी एक गैंग को रिश्वत देता था। वह इन्हें 20 से 25,000 में खरीदता था और 30 से 35,000 में बेचता था। वह फतेहपुर, उन्नाव और कानपुर जैसे जिलों में रिश्वत देता था। इस तरह पुलिस ने चंदन की खोज में एक गैंग को पकड़ा। 27 दिनों में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी। इसकी सुनवाई अमेठी के सेशन कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम ने 6 अक्टूबर को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, सरकारी मकान और खेती का इंतजाम करने का वादा किया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।